स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय में उतर हैं। जीवन की पटकथाएं या लाइफ स्क्रिप्ट्स। ये वो अनकही अनदेखी कहानियां हैं जो हम अनजाने में जीते हैं, जो तय करती हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं, कैसा सोचते हैं। बिल्कुल। और कैसा व्यवहार करते हैं ना, ये है हाँ जैसे अनकहे नियम। हाँ, अनकहे नियम। और हमारे पास डॉक्टर अरुंधति हुस्केरी के यूट्यूब चैनल से एक ट्रांसक्रिप्ट है। हाँ हाँ, वो ट्रांसक्रिप्ट। वो इसी विषय की पड़ताल करते हैं। बिल्कुल। इसमें बताया गया है कि ये अदृश्य पटकथाएं बनती कैसे हैं और क्या हम इन्हें बदल सकते हैं, अपनी कहानी के निर्देशक बन सकते हैं। यही तो अहम सवाल है। तो चलिए इसी सोच की परतें खोलते हैं। देखते हैं कि ये पटकथाएं हमारे जीवन को कैसे आकार देती हैं और क्या वाकई हम अपनी किस्मत के लेखक बन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये जीवन पटकथाएं आखिर हैं क्या? ये कोई कोई कागज पर लिखी स्क्रिप्ट तो नहीं है जिनके डायलॉग हम रटते हों। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भौतिक स्क्रिप्ट नहीं है ये। आप इन्हें हमारे अवचेतन मन के ब्लूप्रिंट्स या खाके की तरह समझ सकते हैं। ये सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के गहरे पैटर्न्स है। पैटर्न। हाँ, पैटर्न जो तय करते हैं कि हम खुद को और इस दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। ये इतने गहरे बसे होते हैं, मतलब इतने अंदर तक कि हमें अक्सर एहसास ही नहीं होता। पता भी नहीं चलता। हाँ, पता भी नहीं चलता कि हमारे बड़े-बड़े फैसले, हमारे रिश्ते, यहाँ तक कि हमारे जीवन का पूरा रास्ता वो इन्हीं अदृश्य धागों से बुना जा रहा है। ये सब जानबूझकर नहीं होता, ये हमारे भीतर अनजाने में विकसित होता है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है कि ये काफी हद तक 7 साल की उम्र से पहले ही आकार ले लेती हैं। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई गहराई से सोचने का बिंदु है। क्योंकि हम अक्सर बच्चों की भावनाओं या उनके अनुभवों को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं ना, सोचते हैं कि वो क्या समझेंगे, उन्हें क्या याद रहेगा। बिल्कुल। और इनकी नींव जन्म से लेकर लगभग 7 साल की उम्र तक रखी जाती है। हालांकि ये बात भी है कि जीवन भर के अनुभव इन्हें और मजबूत करते हैं या कभी-कभी बदलते भी हैं। पर सोचिए, 7 साल से कम उम्र का बच्चा, वो तो एक स्पंज की तरह होता है। हाँ, बिल्कुल सब कुछ सोख लेता है। हाँ, अपने आसपास के माहौल, संदेशों, व्यवहार को बिना किसी फिल्टर के सोखता रहता है। इसीलिए जैसे घर में बहुत छोटा बच्चा है जो शायद ठीक से बोल भी नहीं पाता, तब भी उसके सामने लगातार झगड़ा करना या नकारात्मक बातें कहना ठीक नहीं। हम्म। वो शब्द शायद उसे याद ना रहें, पर वो माहौल, वो भावनाएं, वो अनजाने में उसकी याददाश्त और व्यक्तित्व का हिस्सा बन सकती हैं। ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, अब सवाल उठता है कि ये बनती कैसे हैं? इसे ऐसे समझें कि बचपन एक एक उपजाऊ जमीन की तरह है। ठीक है। इसमें कई चीजें मिलकर इस पटकथा को सींचती हैं। पहला, माता-पिता या देखभाल करने वालों के संदेश। ये बीज की तरह गिरते हैं। संदेश मतलब? जो वो कहते हैं, जो वो कहते हैं सीधे हो सकते हैं, जैसे तुम बहुत होशियार हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, या फिर तुमसे हमेशा चीजें बिखर जाती हैं। या ये इशारों में भी हो सकते हैं, जैसे बच्चे की किसी कोशिश पर गर्व जताना या फिर लगातार उसकी तुलना किसी और से करना। तुलना तो बहुत आम है। बहुत आम। अब देखिए, सकारात्मक संदेश आत्मविश्वास तो देते हैं, लेकिन कभी-कभी हमेशा अच्छा या परफेक्ट बने रहने का भारी दबाव भी डाल सकते हैं कि कहीं किसी को निराश ना कर दें। हाँ, ये भी होता है। वही नकारात्मक टिप्पणियां, चाहे कितने भी हल्के-फुल्के अंदाज में कही गई हों, जैसे तुम तो बिल्कुल अपने गुस्सैल चाचा जैसे हो, ये बच्चे के आत्मसम्मान पर गहरी चोट कर सकती हैं, जो शायद जिंदगी भर साथ रहे। और दूसरा क्या है? दूसरा, शुरुआती अनुभव। ये पानी की तरह काम करते हैं। बचपन में हमारे साथ कैसा व्यवहार हुआ, हमें कैसा महसूस कराया गया और हमने उन घटनाओं का क्या मतलब निकाला। मतलब निकाला। बच्चे मतलब कैसे निकालते हैं? वो अपने नजरिए से मतलब निकालते हैं। क्या हमें प्यार, सुरक्षा और अपनेपन का एहसास हुआ, या हमें लगातार उपेक्षा महसूस हुई? स्रोत में एक उदाहरण है कि माँ अपनी किटी पार्टी या ऑफिस के काम को बच्चे की जरूरत से ज्यादा महत्व देती है, भले ही उसका इम्तिहान हो। हो। या पिता काम में इतने व्यस्त हैं कि बच्चे की छोटी छोटी बातों, उसकी जरूरतों के लिए उनके पास समय ही नहीं। ये अनुभव बच्चे के मन में ये धारणा बना सकते हैं कि मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, या दुनिया में किसी को मेरी परवाह नहीं है। ये तो बहुत आम लग रहा है। कई लोगों ने महसूस किया होगा। बिल्कुल। बच्चों को दुनिया में लाने के बाद उन्हें सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, हाँ। है ना?
उनकी भावनात्मक ज़रूरतों, सुरक्षा और व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देना ये बेहद ज़रूरी है। सही बात है। ये बात बहुत से लोगों को अपने बचपन या अपने आसपास देखने को मिल सकती है, जहां माता-पिता अपनी तरफ से शायद पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, हाँ, कोशिश तो करते हैं। लेकिन अनजाने में बच्चे तक कोई और ही संदेश पहुंच रहा होता है। बिल्कुल, यही तो मुश्किल है। तीसरा कारक है पारिवारिक और सांस्कृतिक प्रभाव। ये धूप और हवा की तरह दिशा देते हैं। अच्छा, कैसे? परिवार की उम्मीदें क्या हैं, उनके मूल्य क्या हैं, उनकी परंपराएं क्या हैं, समाज किस चीज को सफलता मानता है, ये सब असर डालता है। स्रोत में एक दक्षिण भारतीय परिवार का बहुत दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। हाँ। माता-पिता दोनों पढ़े लिखे, वैज्ञानिक और पोस्ट ग्रेजुएट थे। परिवार में बाकी रिश्तेदार भी अकादमिक रूप से बेहद सफल थे। कोई आईएएस ऑफिसर, कोई आईआईटी इंजीनियर। वाह, मतलब काफी कामयाब परिवार। हाँ, उनके बेटे ने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जो अपने आप में एक अच्छी उपलब्धि है ना? बिल्कुल। लेकिन माता-पिता, खासकर पिता, लगातार उसकी तुलना उन ज्यादा सफल रिश्तेदारों से करते रहे। देखो, तुम्हारे चाचा के बेटे ने आईआईटी में टॉप किया, तुम्हारे साथ क्या कमी रह गई? ओह, ये तो बहुत दबाव वाली बात है। बिल्कुल, बेटा सफल था, अच्छा कमा रहा था, लेकिन शायद खुश नहीं था, क्योंकि वो लगातार अपने परिवार के ऊंचे मानकों पर खुद को कमतर महसूस करता था। ये उदाहरण दिखाता है कि बाहरी सफलता, बड़ा घर, महंगी कार, ये हमेशा अंदरूनी सुख, खुशी या संतुष्टि की गारंटी नहीं होती। दिन के अंत में मायने ये रखता है कि आप अपने जीवन से कितने खुश हैं। सही कहा, खुशी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और चौथा, जो शायद सबसे पेचीदा है, वो है समय के साथ सुदृढ़ीकरण। रीइंफोर्समेंट। ये क्या होता है? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अनजाने में उन्हीं अनुभवों को चुनते हैं या उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई पटकथा की पुष्टि करते हैं। अच्छा, मतलब जो हम मानते हैं वही हमें दिखने लगता है। हाँ, एक तरह से कन्फर्मेशन बायस कह सकते हैं इसे। खासकर नकारात्मक पटकथाओं के मामले में हम अक्सर नकारात्मक बातों पर ही ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। स्रोत में एक बहुत सटीक उदाहरण है। अगर आपके पिता ने आपके लिए 100 अच्छी चीजें की, लेकिन एक बार किसी बात पर बहुत बुरा बर्ताव किया, तो अक्सर हम उस एक बुरी घटना को पकड़कर बैठ जाते हैं और बाकी सब भूल जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है, बुरी बातें ज्यादा याद रहती हैं। बिल्कुल। हम उस घटना को, उस डायलॉग को अपने मन में बार बार दोहराते रहते हैं, जिससे वो घाव कभी भरता ही नहीं। और हमारी ये पटकथा कि पिता अच्छे नहीं हैं या लोग भरोसे के लायक नहीं होते, वो और मजबूत होती जाती है। हाँ, तो ये सब हमारे अंदर चलता रहता है। हाँ, ये सब हमारे अवचेतन मन में चलता जाता है। ये हमारे मन का वो हिस्सा है जो पर्दे के पीछे काम करता है, ड्राइवर सीट पर नहीं बैठा, पर नेविगेशन सिस्टम को चुपके से कंट्रोल कर रहा है। वाह, क्या एनालॉजी है। हमें लगता है कि हम तर्कसंगत फैसले ले रहे हैं, लेकिन असल में हमारी पुरानी पटकथाएं हमें एक खास दिशा में धकेल रही होती हैं। तो ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि ये पटकथाएं काफी हद तक नकारात्मक या सीमित करने वाली होती हैं। क्या ऐसा ही है? क्या कोई अच्छी सकारात्मक पटकथा भी हो सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सभी पटकथाएं बुरी या सीमित करने वाली नहीं होती। अच्छा। हाँ, कुछ पटकथाएं बहुत सकारात्मक हो सकती हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने, सफल होने और खुश रहने में मदद करती हैं। जैसे अगर किसी बच्चे के अनुभव उसे ये सिखाते हैं कि लोग आमतौर पर दयालु होते हैं और मैं दुनिया में सुरक्षित हूँ, तो ये पटकथा आत्मविश्वास, आशावाद और दूसरों पर भरोसा करने को बढ़ावा देगी। अच्छा। ऐसा व्यक्ति नए लोगों से मिलने या नई चुनौतियों का सामना करने में ज्यादा सहज महसूस करेगा, क्योंकि उसका मूल विश्वास उसे सुरक्षा और संभावना का एहसास कराता है। इन्हें विजेता पटकथाएं कहते हैं। विजेता पटकथाएं, ये अच्छा टर्म है। लेकिन ज्यादातर चर्चा उन पटकथाओं पर होती है जो हमें पीछे खींचती हैं, जिन्हें शायद हारने वाली या सीमित करने वाली पटकथा कहा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में इनके भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, है ना? जैसे एक बहुत आम पटकथा है, मुझे हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, परफेक्शनिज्म। लोग अक्सर बचपन से ही बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। उन्हें हर काम बिल्कुल सही ढंग से करने की धुन सवार रहती है। हाँ, और वो कोई भी नया काम करने या जोखिम लेने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें असफल होने का बहुत डर होता है। क्यों बनती है ये पटकथा? ये शायद उन बच्चों में ज्यादा विकसित होती है जिनके माता-पिता या शिक्षक बहुत ज्यादा आलोचना करते थे, हर छोटी गलती पर टोकते थे, या जिनकी तारीफ सिर्फ तभी होती थी जब वो परफेक्ट होते थे।
ये परफेक्शन की चाहत आगे चलकर बहुत तनाव और चिंता पैदा कर सकती है। ये बात तो कई लोगों को अपनी स्कूल या कॉलेज की याद दिला सकती है, जहां नंबरों का दबाव ऐसा ही महसूस होता था। बिल्कुल। दूसरा उदाहरण जो स्रोत में है वो है तुम कभी सफल नहीं होगे। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है, हाँ, लगता तो है। लेकिन क्या माता पिता वाकई ऐसा सोचते हैं या ये बस उनकी चिंता जताने का एक तरीका है जिसका अनजाने में गलत असर हो जाता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर माता पिता का इरादा बुरा नहीं होता, वो शायद बच्चे की भलाई के लिए ही कह रहे होते हैं। जैसे, तुम हो तो बहुत होशियार, पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इस रवैये से तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। हाँ, ऐसे डायलॉग सुने हैं। उन्हें लगता है कि वो बच्चे को सुधारने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन बच्चे का मन इसे सीधे सीधे ग्रहण कर लेता है, खासकर अगर ऐसी बातें बार बार कही जाए। ये बात उसके मन में इतनी गहराई से बैठ जाती है कि वो अनजाने में खुद को ही असफल बनाने वाले काम करने लगता है। मतलब कैसे? जैसे इम्तिहान से ठीक पहले बीमार पड़ जाना, या जरूरी काम को टालते रहना, या बनते हुए काम को बिगाड़ देना। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में आत्मविनाश कहते हैं, सेल्फ सैबोटाज। अच्छा, सेल्फ सैबोटाज। हाँ, व्यक्ति खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में रोड़ा बन जाता है, क्योंकि उसकी अवचेतन पटकथा यही कहती है कि तुम सफल होने के लायक नहीं हो, या तुम सफल हो ही नहीं सकते। ओह, ये तो काफी जटिल है। और यहाँ सबसे दिलचस्प या कहें कि खतरनाक बात यह है कि ये पटकथाएं हमारे अवचेतन में काम करती हैं। हमें होश ही नहीं रहता कि ये हमारे अंदर चल रही हैं। मतलब हमें पता ही नहीं कि ये सोच हमें चला रही है। हाँ, इसलिए हमें लगता है कि यही वास्तविकता है, यही दुनिया का सच है, यही मेरी किस्मत है, जबकि ये सिर्फ हमारे द्वारा बचपन में सीखे गए विश्वास या दुनिया को देखने के नजरिए होते हैं जिन्हें हमने सच मान लिया है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर ये पटकथाएं बचपन में बन गई, उन हालात में जब हमारा कोई नियंत्रण नहीं था, बिल्कुल। हमारे माता पिता, शिक्षक, माहौल, अनुभव, तो क्या हम बड़े होकर इनके गुलाम बने रहने को मजबूर हैं? या क्या हम इन्हें बदल सकते हैं? क्या कोई उम्मीद है? हाँ, उम्मीद बिल्कुल है, और यही इस पूरी चर्चा का सबसे सकारात्मक पहलू है। सच में? हाँ, स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि हम अपनी सीमित करने वाली पटकथाओं या विश्वासों को निश्चित रूप से बदल सकते हैं। ये सुनने में तो बहुत उम्मीद जगाता है, लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है, खासकर जब ये पैटर्न इतने गहरे और पुराने हों? देखिए, आसान नहीं है। इसमें समय और लगातार प्रयास लगता है, क्योंकि जैसा आपने कहा, ये पैटर्न बहुत गहरे होते हैं। लेकिन ये संभव है, जरूर संभव है। और इस बदलाव का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जागरूकता। जागरूकता? हाँ। मतलब जानना कि हमारी पटकथा क्या है। हाँ, अपनी पटकथाओं को पहचानना। एक बार जब आप अपनी उस सीमित करने वाली सोच या व्यवहार के पैटर्न को पहचान लेते हैं, जैसे मैं हमेशा रिश्तों में गलत इंसान को ही क्यों चुनती हूँ, या मैं क्यों कोई नया काम शुरू करने से डरता हूँ, तो समझ लीजिए आधी लड़ाई जीत ली गई है। आधी लड़ाई जीत ली सिर्फ पहचानने से? हाँ, क्योंकि अक्सर हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारी अपनी सोच होती है, ना कि बाहर के लोग या हालात। हम अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को स्वीकार करने से कतराते हैं। हमें लगता है कि हम जैसा सोचते हैं वही सही है। जब हम इस खोल से बाहर निकलकर ईमानदारी से खुद को देखने की हिम्मत करते हैं, तभी बदलाव की गुंजाइश बनती है। ये आत्मनिरीक्षण या खुद को ईमानदारी से देखना, ये ही अपने आप में एक बड़ा कदम है। चलिए इसे और ठोस बनाते हैं। स्रोत में एक बहुत ही आम सीमित करने वाली पटकथा का उदाहरण दिया गया है, मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ। हाँ, ये बहुत कॉमन है। ये भावना शायद बहुत से लोगों ने कभी ना कभी महसूस की होगी। इसे बदलने के लिए स्रोत क्या कदम सुझाता है? बिल्कुल, मैं काफी अच्छा नहीं हूं वाली भावना बहुत आम है, और इसे बदलने के लिए डॉक्टर हॉस्करी की ट्रांसक्रिप्ट एक व्यवस्थित प्रक्रिया बताती है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे सचेत रूप से काम करने का तरीका है। ठीक है, तो क्या है वो कदम? पहला है, एक, जड़ को पहचानें। सबसे पहले ईमानदारी से खुद से पूछें, ये विश्वास कहाँ से आया, कब और कैसे शुरू हुआ? क्या ये माता पिता की लगातार आलोचना से आया? क्या स्कूल में किसी शिक्षक ने ऐसा महसूस कराया? क्या भाई बहनों या दोस्तों से तुलना ने इसे जन्म दिया? या कोई खास घटना थी जिसने आपको ऐसा महसूस कराया? उस मूल स्रोत को समझने की कोशिश करना पहला कदम है। जड़ तक जाना। और फिर? 2, इस पटकथा को चुनौती दें।
अब जासूस की तरह सबूत इकट्ठा करें, लेकिन इस बार इस विश्वास के खिलाफ मतलब जो ये साबित करे कि ये सोच गलत है। बिल्कुल। एक डायरी लें और अपनी छोटी बड़ी सभी उपलब्धियों की सूची बनाएं। वो कौन से नए कौशल हैं जो आपने सीखे हैं, किन लोगों की आपने कब और कैसे मदद की है, किन मुश्किलों का आपने सामना किया है और उनसे पार पाया है। जब आपका मन कहे तुम काफी अच्छे नहीं हो, तो इस लिस्ट को देखें और खुद से तर्क करें, अगर मैंने ये सब किया है तो मैं खुद पर शक कैसे कर सकता हूं? ये अंदरूनी बहस, ये आत्मसंवाद बहुत जरूरी है। अपने ही मन से बहस करना दिलचस्प है। तीसरा कदम, नकारात्मक आत्मचर्चा को सशक्त कथनों से बदलें। हमारे मन में लगातार एक कमेंट्री चलती रहती है ना? हाँ बिल्कुल। अगर वो नकारात्मक है, तुमसे नहीं होगा, तुम फिर गलती करोगे, तो उसे सचेत रूप से बदलें। एक नया सकारात्मक और यथार्थवादी कथन बनाएं और उसे रोजाना दोहराएं। इन्हें पुष्टि या अफर्मेशंस कहते हैं। अफर्मेशंस जैसे मैं सक्षम हूं और जैसा हूं वैसा ही योग्य हूं, या मैं गलतियां करता हूं लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ रहा हूं, या मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हम समय के साथ विकसित होते हैं, सीखते हैं, बदलते हैं। हम आज वो नहीं हैं जो हम कल थे और कल वो नहीं होंगे जो आज हैं। ये बहुत शक्तिशाली सोच है। चौथा कदम क्या है? 4. छोटे वास्तविक कदम उठाएं। सिर्फ सोचने या दोहराने से बदलाव नहीं आएगा। अपनी नई सकारात्मक पटकथा को सच साबित करने के लिए छोटे छोटे वास्तविक कदम उठाएं। जैसे अगर आपको लगता है कि आप सामाजिक रूप से असहज हैं, तो किसी छोटी सी गैदरिंग में जाने का कदम उठाएं। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नया नहीं सीख सकते, तो कोई आसान सा ऑनलाइन कोर्स शुरू करें। जब आप इन छोटे कदमों में सफल हों, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों न लगें, तो खुद को शाबाशी दें, उसका जश्न मनाएं। हो सके तो उसे लिखें। ये छोटे छोटे सफल अनुभव आपके नए विश्वास को सीमेंट की तरह पक्का करेंगे। अच्छा, छोटी जीतें मनाना, ठीक है। और 5. आत्मकरुणा का अभ्यास करें। सेल्फ कंपैशन। अक्सर हम दूसरों के प्रति तो दया दिखाते हैं, पर खुद के लिए बहुत कठोर हो जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। अपनी गलतियों पर खुद को कोसते हैं। बिल्कुल। इसके बजाय खुद के प्रति थोड़ी नरमी बरतें। समझें कि इंसान होने के नाते गलतियां करना स्वाभाविक है। ये सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। खुद को माफ करना सीखें, जैसे आप किसी प्यारे दोस्त को माफ करते। खुद के दोस्त बनना बढ़िया है। और 6. सहायक लोगों का साथ चुनें। संगत का बहुत गहरा असर पड़ता है। ऐसे लोगों के आसपास रहें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपकी अच्छाइयों को देखते हैं, आपकी क्षमताओं में विश्वास रखते हैं। उन लोगों से दूरी बनाएं जो लगातार आपकी कमियां गिनाते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं या आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं। सही है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना। और आखिरी कदम 7. पुष्टि, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का नियमित उपयोग करें। अफर्मेशंस दोहराना तो हमने बात की। दूसरा शक्तिशाली तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। कल्पना करना कैसे? रोज कुछ मिनट निकालकर कल्पना करें कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, सफल हो रहे हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। उस भावना को महसूस करने की कोशिश करें। यह तकनीक आपके अवचेतन मन को नए सकारात्मक पैटर्न बनाने के लिए प्रशिक्षित करती है। तो अगर कोई व्यक्ति इस पूरी प्रक्रिया से गुजरता है, अपनी पुरानी पटकथा को पहचानता है, उसे चुनौती देता है, नए विश्वास बनाता है, कदम उठाता है, खुद पर दया करता है, तो अंत में बदलाव कैसा दिखता है, वो व्यक्ति कैसा महसूस करता है? बदलाव बहुत गहरा और शक्तिशाली हो सकता है। वो पुरानी दर्द देने वाली पटकथा, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, वो धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है। उसकी जगह एक नया सशक्त विश्वास आकार लेता है। जैसे मैं बढ़ रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मुझ में क्षमताएं हैं और मैं जीवन में सफलता, खुशी और प्यार के योग्य हूं। वाह! ये सिर्फ सोच का ऊपरी बदलाव नहीं होता, ये व्यक्ति के महसूस करने के तरीके में बदलाव लाता है। चिंता की जगह शांति, डर की जगह साहस, आत्मसंदेह की जगह आत्मविश्वास आने लगता है। मतलब अंदर से बदलाव। हाँ, अंदर से। उसका व्यवहार बदलता है, वो नए अवसर आजमाने लगता है, स्वस्थ रिश्ते बनाता है, उसके जीवन के प्रति उसका पूरा नजरिया बदल सकता है। ये अपनी कहानी को सचमुच दोबारा लिखने जैसा है। अपनी कहानी दोबारा लिखना, ये बहुत उम्मीद देने वाली बात है। तो इस सारी बातचीत का सार यही है कि बचपन के अनुभव, जाने अनजाने मिले संदेश हमारे अंदर एक अदृश्य जीवन पटकथा लिख देते हैं। और ये पटकथाएं हमारे वयस्क जीवन के लगभग हर पहलू को, हमारे फैसले, हमारे रिश्ते, हमारी खुशी, हमारी सफलता,
इन सब को गहराई से प्रभावित करती हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो उम्मीद जगाती है वो ये है कि हम इन पटकथाओं के कैदी बनकर रहने को मजबूर नहीं हैं। हम इन्हें बदल सकते हैं। हाँ, हम स्क्रिप्ट से बंधे जरूर हो सकते हैं, लेकिन उसे बदल भी सकते हैं। जागरूकता यानी अपनी पटकथाओं को पहचानना, उन्हें चुनौती देना और फिर लगातार सचेत प्रयास से हम अपनी कहानी को फिर से लिख सकते हैं। हम सीमित करने वाले, दर्द देने वाले विश्वासों को ऐसे विश्वासों से बदल सकते हैं जो हमें सशक्त बनाते हैं, हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। स्रोत की लेखिका डॉक्टर अरुंधति होस्केरी ने इस विषय पर विस्तार से अपनी पुस्तक रीथिंक एंड रीवायर योर ब्रेन, हाँ, उनकी किताब है इस पे। उन्होंने बताया कि ये पुस्तक एरिक बर्न द्वारा विकसित ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के सिद्धांतों पर आधारित है। जी, TA यानी ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ये बहुत दिलचस्प मॉडल है। हाँ, ये सिद्धांत हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हम दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं और क्यों हमारे अंदर कभी माता-पिता जैसी आवाज, आलोचना या देखभाल वाली, हाँ, कभी बच्चे जैसी भावनाएं, डर, खुशी या कभी वयस्क जैसी तर्कसंगत सोच वाली आवाजें सक्रिय होती हैं, और ये सब हमारी पटकथाओं से ही जुड़ी होती है। बिल्कुल। तो जो लोग इस विषय में और गहराई से उतरना चाहते हैं वे इस पुस्तक को देख सकते हैं। ये Amazon और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, जैसा बताया गया है। हाँ, जरूर देखना चाहिए जिन्हें रुचि हो। आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हम सब अपनी किसी एक जीवन पटकथा को, खासकर किसी ऐसी पटकथा को जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हो, पहचान सकें तो वो क्या होगी? ये सोचने वाली बात है। और उसे बदलने की दिशा में हमारा सबसे पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है?